MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप आज मेरे साथ देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। वो कहते हैं ना कि अफवाहों की भी अजीब सी अदा होती है, हकीकत से तेज दौड़ती ये झूठी हवा होती है। आज सबसे पहले बात उसी अफवाह की करेंगे, ऐसी अफवाह जिसने देश के सबसे बड़े राज्य, सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के बासिंदों का रहना मुश्किल कर दिया है। आपको याद होगा कुछ सालों पहले वेस्टर्न यूपी में चोटी कटवा की अफवाह आई थी। इस अफवाह ने महिलाओं का रात दिन का सुकून छीन लिया था। उसमें पहली बार रात में भूकंप की अफवाह से गांव के बाहर सड़कों पर भी लोग आ गए थे। ये दूसरी अफवाह थी। रात भर घरों में लोग नहीं जाते थे। अफवाह थी कि भूकंप आ रहा है, सो गए, घर गिर गया तो क्या होगा। नोटबंदी जब हुई थी उसी के आसपास एक और अफवाह उड़ी थी, नमक खत्म हो रहा है। याद है ना आपको कि नमक खत्म हो जाएगा, नमक नहीं मिलेगा, तो लोग नमक खरीदने के लिए दुकानों पर लाइन लगाकर खड़े हो गए थे। खूब भीड़ लग रही थी दुकानों पर। पत्थर वाला नमक जो होता है ना, वो भी खत्म हो गया था, सब बिक गया था, सिर्फ और सिर्फ अफवाह। यह सब हुआ अफवाह की बदौलत। और अब एक बार फिर वेस्टर्न यूपी से एक शोर उठा है। शोर है कि ड्रोन से रेकी की जा रही है। ये रेकी कौन कर रहा है? चोर कर रहे हैं ये रेकी। लोग दावा कर रहे हैं कि उनके इलाके में रात को ड्रोन उड़ रहे हैं और ये ड्रोन चोर उड़ा रहे हैं। इस अफवाह से लोगों का जीना मुहाल है। लोग रात रात भर जाग रहे हैं। इसी अफवाह से आपको आगाह करती ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। योगी के प्रदेश में ड्रोन से दहशत फैलाने वाले सावधान। ड्रोन से चोरी की अफवाह फैलाने वालों को बाबा की चेतावनी। ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर चलेगा गैंगस्टर एक्ट, जरूरत पड़ी तो NSA भी लगेगा। योगी के प्रदेश में बीते कुछ दिनों से एक अजीब सा माहौल बना था। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में तो लोग पूरी रात जग कर काट रहे थे, क्योंकि जो ड्रोन अभी तक सरहद की सुरक्षा में तैनात थे, उन्हीं ड्रोन से चोरी की अफवाहें ऐसी फैली कि उत्तर प्रदेश निवासी जगराता करने को मजबूर हो गए। 2-2, 3-3 रातें लोगों ने जाग कर काटी, सिर्फ इस डर से कि कहीं कोई ड्रोन उड़कर ना जाए और उनके खून पसीने की मेहनत से कमाई गई धनराशि कहीं मिनटों में रफू चक्कर ना हो जाए। ग्रामीण रातों को जाग के जो है पहरा दे रहे हैं। ग्रामीण को डर है कि चोर जो है ड्रोन कैमरे से रेकी कर रहे हैं। रात को ड्रोन हर गांव में उड़ता दिखाई दे रहा है। अब ये भी क्लियर नहीं है वो ड्रोन है कि खिलौना है। एक बार नहीं, काफी बार देखा गया ड्रोन। फोटो खींचे गए 5 बजे तक चलते हैं, 5 बजे तक सर, सुबह 5 बजे तक जी पूरा गांव जगता है। पूरा गांव जगता है हमारा। चोर आते हैं तो प्रशासन को बुलाया, उन्होंने हमें बताया कि अफवाह है और जो लोग भी इस काम को कर रहे हैं वे जल्दी से जल्दी पकड़े जाएंगे। अफवाह ज्यादा चल रही है, हमने ड्रोन आज तक देखा ही ना, कैसा ड्रोन है। इन ड्रोन से सबसे ज्यादा दहशत तब फैली जब इनमें लोगों ने लाइट जलती देखी। आसमान में उड़ते संदिग्ध ड्रोन और रात के अंधेरे में उनमें चलती रोशनी, इन्हें दूर से देखकर ही लोगों के जहन में दहशत फैल जाती थी। ये ड्रोन आखिर आए किस लिए? इनके रात के समय आसमान में उड़ान भरने का मकसद क्या है? यही कारण रहा कि ग्रेटर नोएडा से लेकर बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर से लेकर बदायूं और अमरोहा, तमाम जगहों पर लोग सतर्क हो गए। रात में हाथों में डंडे लेकर निगरानी करते नजर आए, क्योंकि इनमें भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान की वो दहशत समाई हुई है जब ड्रोन से अटैक किया जा रहा था, और इस बार यह अटैक चोरी के डर का था। लोग ड्रोन की अफवाहों के बीच रात भर जागने को मजबूर हैं। सबके हाथों में आपको डंडे नजर आ रहे होंगे और ये लोग रात भर अपने इस पूरे इलाके में पहरा देते हैं। ड्रोन की अफवाहों के बीच, लगातार हो रही चोरियों की अफवाहों के बीच यहाँ के लोग जो हैं वो परेशान हैं और रात भर जागकर अपने इस इलाके में पहरा दे रहे हैं, क्योंकि पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से ड्रोन देखे जाने की खबर के बीच इन लोगों का ये कहना था कि ये लोग अपने आप को, अपने इस पूरे इलाके को सुरक्षित रखने के लिए रात रात भर यहाँ पर जागने को मजबूर हैं। ड्रोन का लोगों में ऐसा आतंक फैल गया कि शाम होते ही महिलाओं और बच्चों ने तुरंत घरों में दुबकना शुरू कर दिया था, क्योंकि शोर उठा कि ड्रोन से चोरी करने से पहले रेकी की जा रही है।
लोग ये दावा करने लगे थे कि जिन इलाकों में भी ड्रोन उड़ रहे हैं उन्हें चोर उड़वा रहे हैं, जिसके कारण लोग अपनी रातें सड़कों पर जागकर गुजारने लगे, पहरा करने लगे और रात में एक हल्की सी आहट से ऐसा शोरगुल मचता कि भीड़ जमा हो जाती और ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह का नतीजा था, जिससे न जाने कितने लोग दहशत में आ गए। हालांकि ऐसा कोई जिला, ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां के प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने की कोशिश ना की। ये मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई है आज कि जो ड्रोन की जो अफवाह चल रही है, ड्रोन की जो बात कहते हैं कि लोग ड्रोन उड़ रहे हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं, तो आप बताओ भाई, तुमने कभी ड्रोन देखा? आपने देखा? सही बात तो ये है कि इस समय बादल, आसमान साफ हो जाता है तो कभी कभी एरोप्लेन की लाइट वगैरह ये सारी चीज़ें दिखती हैं और हो सकता है कोई ऐसा शरारती मिल भी जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। उस पर हम नज़र रखे हुए हैं और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को दहशत से बाहर निकालने के लिए गश्त बढ़ा दी, लोगों के साथ बैठकें की, कॉल आने पर तुरंत मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे और फिर जब ऐसे मामले बढ़ने लगे तो पुलिस ने जांच पड़ताल तेज की। मुजफ्फरनगर में 2 आरोपियों को धर दबोचा गया और उन्हें पकड़ने के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ड्रोन उड़ाने वाले अफवाहबाज कबूतरबाज निकले, जहां पता चला कि ये लोग कबूतरों के पैरों में रंगीन लाइट लगाकर उन्हें उड़ाते थे। खुलासा तो हो गया, लेकिन राज्य में अशांति फैलाने वालों का ये रवैया सीएम योगी आदित्यनाथ के गले नहीं उतरा। उन्होंने इन अफवाहबाजों को बता दिया कि माहौल खराब करने का नतीजा क्या होता है। सीएम योगी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अफवाह फैलाने या डर पैदा करने वालों की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिन भी लोगों ने ड्रोन से दहशत फैलाने की कोशिश की उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ी तो एनएसए भी लगाया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ किसी भी हाल में अपने प्रदेश की शांति से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करते, फिर चाहे वो शोधे हो, माफिया हो या फिर कोई दूसरे तरह का अपराध। उनका रुख साफ है कि प्रदेश में सब कुछ शांति से चलना चाहिए। इसलिए जब ड्रोन से चोरी की अफवाहों ने बल पकड़ा तो सीएम योगी ने प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को हर जिले में ड्रोन गतिविधियों की समीक्षा पर कार्रवाई के निर्देश दिए और साफ कहा कि तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वालों से सख्ती से निपटेगी सरकार। साथ ही बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने वालों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही प्रदेश में ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम और कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए जिलों में पेट्रोलिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों का भरोसा पुलिस प्रशासन पर बना रहे कि वो हर लिहाज से सुरक्षित है। योगी ने ड्रोन से चोरी की अफवाह फैलाने वाले गैंग को टाइट कर दिया है क्योंकि ये प्रदेशवासियों की सुरक्षा का सवाल है। लोगों में इस कदर दहशत केवल इसलिए फैल गई क्योंकि एक सुनी सुनाई बात का शोर उठा, वही बात 1 की 2, 2 की 4 होती गई और तिल का ताड़ बन गया और इसी से कई जिलों में लोग परेशान हो गए। अगर इस पर समय रहते एक्शन नहीं लिया जाता तो ये अफवाहें धीरे धीरे देश के दूसरे हिस्सों में फैलती, इससे देश का माहौल खराब होता, लोगों का दिमाग काम से भटकता और हमारे प्रदेश के विकास की रफ्तार थम जाती। इसलिए सीएम योगी के सख्त रवैये ने गाड़ी को पटरी से उतरने से पहले ही संभाल लिया। यही तो भारत की ताकत है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। अब आपका रुख एक ऐसी बड़ी और विकट समस्या की ओर करना चाहूंगा जो हमारे देश में कुछ नेताओं का समूह है जो अपनी राजनीतिक फायदे के लिए दुश्मन देश का हितैषी बन बैठे हैं। देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में हीरो बनना चाहते हैं। वेस्टर्न मीडिया जो शुरू से ही भारत के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा करती आई है, उलूल जुलूल लिखती आई है, ये वही मीडिया है जो भारत का सांपों का देश लिख रहा था। वही वेस्टर्न मीडिया में हीरो बनना चाहते हैं ये नेता। उसको मणिशंकर अय्यर जैसे नेता उसी वेस्टर्न मीडिया को बल दे रहे हैं, उसकी हेडलाइन में छपना चाहते हैं। इसी के कारण पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो वो कहता है कि हमारे कुछ लोग हैं जो भारत के संसद में बैठे हैं। ऐसा इसलिए भी वो कह रहा है क्योंकि जब भी फैक्ट सामने आते हैं तो ऐसे नेता मणिशंकर अय्यर सरीखे नेता आंखें मूंद लेते हैं। आप सोचिए, सेना के ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकियों को मार गिराया गया। इनमें एक आतंकी ताहिर हबीब, नाम उसका ताहिर हबीब है। ताहिर हबीब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का रहने वाला था, मतलब जो पीओके। उसके जनाजे में
पाकिस्तान के पूर्व सैनिक और लश्कर ए तैयबा के सदस्य पहुंचे। फिर भी अय्यर कह रहे हैं, उसके बाद भी चिदंबरम कह रहे हैं कि उनको सबूत चाहिए। मणिशंकर अय्यर को इस बात के सबूत चाहिए, पी चिदंबरम को इस बात के सबूत चाहिए कि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद कैसे फैलाता है, जबकि सबूत सबके सामने है। पहलगाम के बाद जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उस समय आतंकियों के जनाजे में आतंकियों के आका के साथ साथ पाकिस्तानी हुक्मरान गए थे, नमाजे जनाजा में शामिल हुए थे। अभी जो ऑपरेशन महादेव हुआ, उसमें जब आतंकी मारा गया तो उसमें भी सेना के अधिकारी, पाकिस्तानी सेना के अधिकारी दिखते, लेकिन इसके बाद और इसके बावजूद मणिशंकर अय्यर ये पूछते हैं कि पाकिस्तान भारत में कैसे आतंकी गतिविधियां करता है, इसके सबूत दीजिए। नहीं है उनके पास कोई सबूत, ये नहीं दिखता है उनको, आंखें मूंद लिए उन्होंने। अब आप ही बताइए कि क्या राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकी को आतंकी कहना बंद कर देंगे क्या? दुश्मन को गले लगा लेंगे क्या? देश रहेगा तब हम रहेंगे ना, तब ऐसे नेता रहेंगे ना, तब उनकी राजनीति रहेगी ना। पहलगाम हमले में पाकिस्तान कहां, यह साबित हो गया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत लगातार एक्शन में जुटा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है कि वो मुंह के बल जाकर गिरा। हालांकि दोनों देशों के बीच सीज फायर तो हो गया, लेकिन अब भी पहलगाम के हमलावरों को उनके किए की सजा मिलनी बाकी थी। यही वजह रही कि भारतीय सेना ने अभी 6 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव चलाया। इस कार्रवाई में पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इनमें एक आरोपी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का रहने वाला था। उनके जनाजे से तो जो तस्वीर सामने आई, उसने पाकिस्तान को फिर बेनकाब करके रख दिया। जो पाकिस्तान दुनिया में जाकर बोलता है कि उसका पहलगाम हमले में हाथ नहीं है, उसकी पोल ऑपरेशन महादेव के दौरान मारे गए एक आतंकी ताहिर हबीब के जनाजे ने खोल दी। आतंकी ताहिर हबीब का जनाजा गायब पीओके में मौजूद उसके गांव में निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आतंकी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कई बुजुर्ग, पाकिस्तान के पूर्व सैनिक और लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य पहुंचे। पीओके से इस तस्वीर के सामने आने के बाद ये दूसरी बार साबित हो गया कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान की भूमिका रही। आतंकी ताहिर हबीब के जनाजे ने पाकिस्तान की पोल एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने खोल दी। हमारा अजीज शहीद हुआ है, वहाँ पे हमें उसकी शहादत पे कोई किसी किस्म की शक व शुबात नहीं है। एक्सेस फ्राहम करने वाले चेहरों को हम बहुत बखूबी जानते हैं कि वो कौन लोग हैं, किस तरह से हमारे बच्चों को मतलब कि वो वर्गलाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं और एक सुपर पावर के सामने उनको 2, 4 और 5 बुलेट दे के, गन दे के उनको मौत के मुंह में धकेला जाता है। लेकिन हमारे देश में ही बैठे कुछ ऐसे देश विरोधी हैं जो सांस हिंद की धरती पर ले रहे हैं, लेकिन गुणगान पाकिस्तान के गा रहे हैं। मोदी का विरोध करते करते ये लोग देश विरोधी काम करने लगे हैं। इन देश विरोधियों में विपक्षी नेताओं की लिस्ट बढ़ती जा रही है। पहले राहुल गांधी थे तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार इस पर सवाल उठा रहे थे, सेना के मनोबल को गिराने का काम कर रहे थे। मोदी सरकार ने इस पर दोनों सदनों में 16-16 घंटे लंबी चर्चा की, लेकिन विपक्ष का हो हल्ला वैसे ही जारी। पी चिदंबरम अभी हाल ही में ये सवाल उठा चुके हैं कि कैसे पता चला कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। वो ये पूछ चुके हैं कि एनआईए के पास इसके क्या सबूत हैं। आतंकी ताहिर हबीब के जनाजे का ये सबूत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को देखना चाहिए, लेकिन ये सबूत इन लोगों के लिए कम पड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि पी चिदंबरम के बाद अब मणिशंकर अय्यर पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को कह रहे हैं कि उसे कुछ मत कहो। वो जो 33 देश थरूर और उनके लोग गए हों कि पाकिस्तान जिम्मेवार है, यूएन ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है, अमेरिका ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। हम ही इकलौता है जो अपने छाती को पीटते हुए कहते हैं कि हाय हाय पाकिस्तान है जिम्मेवार। कोई मानने को तैयार नहीं है। हम कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं जिससे कि लोग मुतमैन हो
कि हम जानते हैं कि कौन सी पाकिस्तानी एजेंसी है जिसने ये हरकत किया है। विपक्ष का पाकिस्तान प्रेम रह रहकर बाहर आ रहा है। पाकिस्तान से लगाव वाली इस राजनीति से विपक्ष का वोट बैंक मजबूत हो या ना हो, लेकिन ग्लोबल नैरेटिव वॉर में ये भारत का पक्ष कमजोर करने की कोशिश जरूर हो सकती है। इसलिए तो सवाल उठ रहा है कि क्या मणिशंकर अय्यर जैसे नेताओं को अमेरिका और पाकिस्तान के मारा गया तो उसमें भी सेना के अधिकारी, पाकिस्तानी सेना के अधिकारी दिखते, लेकिन इसके बाद और इसके बावजूद मणिशंकर अय्यर ये पूछते हैं कि पाकिस्तान भारत में कैसे आतंकी गतिविधियां करता है, इसके सबूत दीजिए। नहीं है उनके पास कोई सबूत, ये नहीं दिखता है उनको, आंखें मूंद लिए उन्होंने। अब आप ही बताइए कि क्या राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकी को आतंकी कहना बंद कर देंगे क्या? दुश्मन को गले लगा लेंगे क्या? देश रहेगा तब हम रहेंगे ना, तब ऐसे नेता रहेंगे ना, तब उनकी राजनीति रहेगी ना। पहलगाम हमले में पाकिस्तान कहां, यह साबित हो गया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत लगातार एक्शन में जुटा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है कि वो मुंह के बल जाकर गिरा। हालांकि दोनों देशों के बीच सीज फायर तो हो गया, लेकिन अब भी पहलगाम के हमलावरों को उनके किए की सजा मिलनी बाकी थी। यही वजह रही कि भारतीय सेना ने अभी 6 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव चलाया। इस कार्रवाई में पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इनमें एक आरोपी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का रहने वाला था। उनके जनाजे से तो जो तस्वीर सामने आई, उसने पाकिस्तान को फिर बेनकाब करके रख दिया। जो पाकिस्तान दुनिया में जाकर बोलता है कि उसका पहलगाम हमले में हाथ नहीं है, उसकी पोल ऑपरेशन महादेव के दौरान मारे गए एक आतंकी ताहिर हबीब के जनाजे ने खोल दी। आतंकी ताहिर हबीब का जनाजा गायब पीओके में मौजूद उसके गांव में निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आतंकी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कई बुजुर्ग, पाकिस्तान के पूर्व सैनिक और लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य पहुंचे। पीओके से इस तस्वीर के सामने आने के बाद ये दूसरी बार साबित हो गया कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान की भूमिका रही। आतंकी ताहिर हबीब के जनाजे ने पाकिस्तान की पोल एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने खोल दी। हमारा अजीज शहीद हुआ है वहाँ पे, हमें उसकी शहादत पे कोई किसी किस्म की शक व शुबात नहीं है। एक्सेस फ्राहम करने वाले चेहरों को हम बहुत बखूबी जानते हैं कि वो कौन लोग हैं, किस तरह से हमारे बच्चों को मतलब कि वो वर्गलाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं और एक सुपर पावर के सामने उनको 2, 4 और 5 बुलेट दे के, गन दे के उनको मौत के मुंह में धकेला जाता है। लेकिन हमारे देश में ही बैठे कुछ ऐसे देश विरोधी हैं जो सांस हिंद की धरती पर ले रहे हैं, लेकिन गुणगान पाकिस्तान के गा रहे हैं। मोदी का विरोध करते करते ये लोग देश विरोधी काम करने लगे हैं। इन देश विरोधियों में विपक्षी नेताओं की लिस्ट बढ़ती जा रही है। पहले राहुल गांधी थे तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार इस पर सवाल उठा रहे थे, सेना के मनोबल को गिराने का काम कर रहे थे। मोदी सरकार ने इस पर दोनों सदनों में 16-16 घंटे लंबी चर्चा की, लेकिन विपक्ष का हो हल्ला वैसे ही जारी। पी चिदंबरम अभी हाल ही में ये सवाल उठा चुके हैं कि कैसे पता चला कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। वो ये पूछ चुके हैं कि एनआईए के पास इसके क्या सबूत हैं। आतंकी ताहिर हबीब के जनाजे का ये सबूत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को देखना चाहिए, लेकिन ये सबूत इन लोगों के लिए कम पड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि पी चिदंबरम के बाद अब मणिशंकर अय्यर पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को कह रहे हैं कि उसे कुछ मत कहो। वो जो 33 देश ठरूर और उनके लोग गए हों कि पाकिस्तान जिम्मेवार है, यूएन ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है, अमेरिका ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। हम ही इकलौता है जो अपने छाती को पीटते हुए कहते हैं कि हाय हाय पाकिस्तान है जिम्मेवार। कोई मानने को तैयार नहीं है। हम कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं जिससे कि लोग मुतमैन हो कि हम जानते हैं कि कौन सी पाकिस्तानी एजेंसी है जिसने ये हरकत किया है। विपक्ष का पाकिस्तान प्रेम रह रहकर बाहर आ रहा है।
पाकिस्तान से लगाव वाली इस राजनीति से विपक्ष का वोट बैंक मजबूत हो या ना हो, लेकिन ग्लोबल नैरेटिव वॉर में ये भारत का पक्ष कमजोर करने की कोशिश जरूर हो सकती है। इसलिए तो सवाल उठ रहा है कि क्या मणिशंकर अय्यर जैसे नेताओं को अमेरिका और पाकिस्तान के फेक प्रोपेगेंडा पर भरोसा है, या फिर चंद वोटों के लिए पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। जहां पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व महसूस करता है, वहां मणिशंकर अय्यर जैसे कांग्रेसी नेता उस पर सवाल उठा रहे हैं। जबकि यूएनएससी की प्रतिबंध निगरानी टीम ने पहलगाम हमले को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट में यह साफ बताया गया था कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। पाकिस्तान में बैठे लश्कर तैयबा ने ही इस हमले के लिए आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी थी और इस हमले में टीआरएफ के आतंकवादियों को लश्कर तैयबा का ही सपोर्ट मिला था। इसलिए तो जब कांग्रेस के दूसरे नेताओं से मणिशंकर अय्यर के बयान पर सवाल किए गए तो वो उनकी निजी राय बताकर खुद को अलग करते हुए नजर आए। वहीं बीजेपी इस पर हमलावर। लेकिन कांग्रेस और पाकिस्तान की दोस्ती इतनी दंतकटी है कि सामने आ ही जाती है। पाकिस्तान के संसद में बिलावल भुट्टो ने यह सीना तान कर बोला कि हमारे लोग भारत की संसद में बैठे हैं। इसका सीधा मतलब है कि कांग्रेस के पी चिदंबरम, मणिशंकर अय्यर और राहुल गांधी जैसे नेता हैं जो अपनी सेना पर, अपनी सरकार पर भरोसा रखने के बजाय पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान का पीछे से साथ दे रहे हैं। जबकि ये वक्त आतंकवाद के खिलाफ पूरे विपक्ष के लिए सेना के साथ खड़े होने का था, ताकि हमारे जवानों का मनोबल बढ़े, क्योंकि अगर ये हिला तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इन्हीं जवानों की बदौलत देश का एक एक नागरिक संघर्ष के दिनों में भी चैन की नींद सो पाया था। कि समझना होगा कि राजनीति से पहले देश है, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, तभी तो हम। और अब चलिए राष्ट्र सर्वोपरि में आगे बढ़ते हैं। सुनिए तो लाइन सुनाता हूं आपको। बहुत चले थे शतरंज के उस्ताद बनकर, बहुत चले थे शतरंज के उस्ताद बनकर, अब अपनी ही चाल में फंस बैठे हैं माथ पर। यही हुआ है, ठीक यही हुआ है बिहार में। तेजस्वी ने सोचा था कि चुनाव आयोग को लपेट दूंगा, लेकिन दांव ऐसा उल्टा पड़ा और इतना उल्टा पड़ा कि अब ना वोटर लिस्ट पर सहानुभूति लेने की कोशिश निगलते बन रही है और ना उगलते बन रही है। बिहार वैसे भी अद्भुत राज्य है, राजनीति में चाणक्य की धरती है बिहार, क्रांति में संपूर्ण क्रांति वाले जेपी की धरती है बिहार। कहते हैं सबसे ज्यादा राजनीतिक पकड़ बिहारी भाइयों में होती है। शांति में बिहार भगवान बुद्ध की धरती है, संत महावीर की धरती है, जिन्होंने रामायण लिख दिया, रामायण जैसा ग्रंथ लिखा उस वाल्मीकि की धरती है। ताकत और विजय में सम्राट अशोक की धरती है, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है। ज्ञान में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। समाज सुधार में आइए तो सुलभ शौचालय आंदोलन के प्रणेता बिंदेश्वरी पाठक की धरती है बिहार। साहित्य में चलिए तो विद्यापति की धरती है बिहार, रामधारी सिंह दिनकर की धरती है बिहार, फणीश्वर नाथ रेणु की धरती है बिहार। लब्बोलुआब यह है कि बिहार की धरती वीरों से खाली नहीं है, उन्हें साधना भी आसान नहीं है, इसलिए नेता सारे जतन कर रहे हैं। एसआईआर में तेजस्वी को मुद्दा दिख गया कि भाई एसआईआर तो मुद्दा बनाया जा सकता है, तो एसआईआर में तेजस्वी को मुद्दा दिखा तो उन्होंने भुनाने की कोशिश की, लेकिन वो उल्टा पड़ता दिख रहा है। अब चुनाव आयोग ने पूछना शुरू कर दिया है कि जो ईपीआईसी नंबर है जो आपने दिखाया था, जिसे लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, बताइए कि वो कहां से आया था। कहीं आप खुद तो जालसाज नहीं है। अब ये दांव तेजस्वी पर उल्टा पड़ने लगा है। नो रिकॉर्ड्स फाउंड का फॉर्मूला अब सारे गुणागणित बिगाड़ रहा है। बीजेपी हमलावर है वो अलग बात है, तेजस्वी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड होने पर सवाल उठने लगे हैं। अब इस पर कार्रवाई भी हो सकती है। बिहार विधानसभा में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। हर पार्टी अब सिर्फ सत्ता की चाबी अपनी मुट्ठी में भरने के लिए सियासी चालें चल रही हैं, लेकिन अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए राजनेता लोगों के मुद्दों पर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज
की तारीख में बिहार की सियासी गलियारों में अगर कोई मुद्दा गूंज रहा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ एसआईआर और सिर्फ एसआईआर। विपक्ष में बैठे नेताओं ने वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर बिहार से लेकर दिल्ली तक हंगामा काटा हुआ है और इसे लेकर ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि सियासी फाइट अब दो राजनीतिक दलों की ना होकर अब विपक्ष वर्सेस चुनाव आयोग की होती दिखाई दे रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया कि उनका वोट काट दिया गया है, जिस पर चुनाव आयोग ने उनको हाथों हाथ जवाब दे दिया। लेकिन अब उनके ही बुने जाल में तेजस्वी फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा है जिसमें पूछा गया है कि उनके पास वोटर कार्ड के 2 EPIC नंबर कैसे हैं। बिहार की दीघा विधानसभा के निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ने नोटिस में कहा है कि तेजस्वी ने जो EPIC नंबर RAB 2916120 दिखाया था वो तो आधिकारिक रूप से जारी ही नहीं किया गया है। इस EPIC कार्ड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देने को कहा गया है ताकि इसकी जांच की जा सके। लेकिन लालू के छोटे लाल तो अपनी ही रट लगाए हुए हैं, चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट ड्राफ्ट में धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। तो जब डॉग बाबू का बन सकता है, मोनालिसा का बन सकता है, तो आप समझ जाइए कि कितना गहन से पुनरीक्षण हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने आखिर क्यों छुपाया है? जो लोग भी हैं बूथ वाइज जो है एपिक नंबर जो होता है, EPIC नंबर जो होता है, जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है, जिनका स्थानांतरण हुआ है, या जो लोग जो है दूसरे विधानसभा चले गए हैं या शिफ्टेड हैं, आज उन लोगों को कम से कम इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि आखिर क्या कारणवश जो है नाम कटा गया। चुनाव आयोग और तेजस्वी के बीच ये गहमा-गहमी तब से बढ़ी है जब से तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना EPIC नंबर वेबसाइट पर डालकर दिखाया और वहां नो रिकॉर्ड्स फाउंड लिखा आया। इस पर चुनाव आयोग ने दावा किया है कि जो EPIC नंबर तेजस्वी ने डाला वो असल में है ही नहीं। तभी से तेजस्वी के पास 2 वोटर ID होने के सवाल उठने लगे, जिस पर कार्रवाई संभव है। इस पर बीजेपी ने भी तेजस्वी को घेरना शुरू कर दिया है। क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर ID कार्ड थे? ये जघन्य अपराध, ये भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ किसने किया है? क्या इसीलिए ये SIR से डरते हैं? जब इनके सर्वोच्च नेता टीवी पर आकर दिखा रहे हैं कि देखो मेरे 2 एपिक कार्ड नंबर है, सुबह इतनी काली है तो रात का आलम क्या होगा? सर्वोच्च नेता के हैं 2 एपिक कार्ड तो कार्यकर्ता का हाल क्या होगा? भारतीय संविधान के हिसाब से फोर्जरी या चीटिंग के तहत 471, 468 और 471 के तहत इन पे मुकदमा बनता है। इम्पर्सोनेशन एट इलेक्शन 171D के IPC के तहत इन पे मुकदमा बनता है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत इन पे मुकदमा बनता है। हमारा चुनाव आयोग से एक स्पष्ट कहना है, चुनाव आयोग तत्कालीन FIR करे, ये पूरे RJD लालू परिवार सबकी जांच होनी चाहिए कि सबने तो 2 वोटर ID कार्ड नहीं बनवा रखे भाई। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग पर चीटाकसी से तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये सीधा मामला फर्जी वोटर ID कार्ड का है। इसलिए तो सवाल उठ रहे हैं कि तेजस्वी अगर गड़बड़ी कर रहे हैं तो जनता के बीच इसका क्या मैसेज जाएगा, चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। राष्ट्र सर्वोपरि में चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कहते हैं कि देश बदलना है तो नारे नहीं, नर्सरी संभालिए। हाथ थामे इन हाथों में संविधान पलता है, कलम थामे इन हाथों में संविधान पलता है। ये हाथ में जो उनके पुस्तकें हैं, जो कॉपी हैं, ये आगे जाकर यही राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करेंगे। इसलिए इन नौनिहालों को संभालना बहुत जरूरी है। बच्चे जो देश का भविष्य हैं, बच्चे जो आने वाला राष्ट्र हैं, बच्चे अगर अच्छे से ढलें तो देश उजाला बन जाता है। हर कक्षा में सिर्फ कॉपी नहीं होती है, भविष्य लिखा जाता है। लेकिन जो भविष्य उत्तर प्रदेश में लिखा जा रहा है वो हमारे आपके लिए चिंता का विषय है। ये डराने वाला है।
किसी दूसरे राज्य में हो तो भी ये डराने वाला है। ये सोचने का विषय है कि क्या इस देश में कुछ राजनेताओं की राजनीति इस स्तर पर गिर जाएगी कि वो अपने बच्चों को अपनी राजनीतिक जहर की घुट्टी पिलाना शुरू कर देंगे। अपने फायदे के लिए जो शिक्षा पद्धति है उससे भी खिलवाड़ करेंगे क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या यह सही है तो आप कहेंगे कि ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह गलत है। नेताओं के पास अपनी राजनीतिक पैठ है, उससे वो अपने वोटर्स बनाए ना, लोगों में उससे अपनी वो पैठ बनाए। लेकिन बच्चों के साथ ऐसा करना, और भी कई तरीके हो सकते हैं अपनी राजनीतिक पैठ बनाने के, लेकिन बच्चों के दिमाग को स्पॉइल करना भगवान माफ नहीं करेगा। यूपी की अखिलेश की पाठशाला में ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर अखिलेश पढ़ाया जा रहा है। अखिलेश की वही पीडीए वाली पाठशाला। आप जागिए, ऐसी जगह और विचारधारा से भागिए, नहीं तो आप नहीं संभलेंगे तो आपका बच्चा खोखला बड़ा होगा, बिना जानकारी या गलत जानकारी के साथ बड़ा होगा। यही बच्चे किसी आंदोलन में जाते हैं और इनसे पूछ लो कि क्या मांग है आपकी, तो अल्ल बल्ल बोलने लगते हैं। यूपी के स्कूलों के मर्जर का मुद्दा उठा तो समाजवादी पार्टी ने पीडीए पाठशाला का दांव चल दिया। योगी सरकार को घेरने के लिए खुद अखिलेश यादव पीडीए पाठशाला खोलने की हुंकार भरते दिखाई दिए। अखिलेश की ये बात से ऐसा लगा कि मानो पीडीए पाठशाला पिछड़ा, दलित और आदिवासी समाज के बच्चों के लिए संजीवनी साबित होगी। लेकिन जब पीडीए पाठशाला खुली तो शिक्षा के फॉर्मूले ही बदल गए। मासूम बच्चों को ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिम्पल सिखाया जाने लगा। सपा की पीडीए पाठशाला में सियासी पाठ तो पढ़ाया ही जा रहा था। हद तो तब हो गई जब बच्चों को इस पाठशाला में नफरती पाठ भी पढ़ाया जाने लगा। जौनपुर में सपा की तरफ से खोले गए इस पीडीए पाठशाला को देख लीजिए। सपा के नेता यहाँ कैसे बच्चों को मोदी के खिलाफ शपथ दिला रहे हैं, मोदी को सबक सिखाने के नारे लगवा रहे हैं। तो स्कूल बंद हो रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग जो है मोदी जी को सबक सिखाएंगे पीडीए पाठशाला चला करके। पीडीए पाठशाला में देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा पाठ पढ़ाया जा रहा है जो आज तक किसी मदरसे में भी नहीं पढ़ाया या सिखाया गया होगा। यानी अखिलेश की पीडीए पाठशाला मदरसों से भी खतरनाक है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी अपने सियासी एजेंडे के लिए मासूम बच्चों का इस्तेमाल कर रही है? पीडीए पाठशाला के जरिए नौनिहालों के मन में अपना सियासी एजेंडा फिट कर रही है। पीडीए की पाठशाला जहां पढ़ाया जा रहा है ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डॉग, डी फॉर डिम्पल, एम फॉर मंकी, एम फॉर मुलायम सिंह। बच्चों को पढ़ाने के बजाय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सबक सिखाने का शपथ दिलाया जा रहा है। इतनी दूषित मानसिकता अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की हो गई है कि छोटे छोटे बच्चों के मन में जहर भरने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार ये चाहती है कि 80% हिंदू जाहिल रहे, जिससे कांवड़ में भेज के हम वोट लेते रहे। समाजवादी पार्टी ने माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने, आदरणीय अखिलेश जी ने शिक्षक देने का काम किया। अभी तक जो दलित उसमें भर्तियां, पिछड़ों की भर्तियां, उसमें ये कहना है कि सरकार डर गई। हम विधानसभा में इनसे जवाब चाहते हैं कि आपने मर्जर पर आपका स्टैंड क्या है। पीडीए की पाठशाला में नफरती क्लास पर बीजेपी जहां समाजवादी पार्टी को एक्सपोज कर रही है, तो वहीं सपा पीडीए पाठशाला पर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक बच्चों के शिक्षा के अधिकार का राग अलाप रही है। समाजवादी पार्टी कितना नीचे गिरेगी? वो बच्चों में भी जाति का जहर घोलने की कोशिश कर रही है, बच्चों को पॉलिटिकल टूल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह बहुत घृणित काम है और इस मामले का बाल आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग ऐसे लोगों पर संज्ञान लेकर के कठोर दंडात्मक कार्रवाई करे। योगी बाबा की सरकार ने उत्तर प्रदेश के हजारों हजार विद्यालयों को बंद करके एक बहुत बड़ी समस्या और चिंता पैदा कर दिया है। अब इसमें योगी बाबा की सरकार समझ में आई है कि उसका ये कदम अच्छा नहीं है।
बच्चे देश का भविष्य हैं, लेकिन इन्हीं बच्चों की सोच में जहर घोल दिया जाए, वो भी सिर्फ सियासी फायदे के लिए, तो सोचिए राष्ट्र का कैसा हाल होगा। यूपी के नौनिहालों के साथ समाजवादी पार्टी ऐसा ही कुछ कर रही है। ऐसे में राष्ट्र सर्वोपरि में सवाल है कि क्या सियासी फायदे के लिए सपा शिक्षा और मासूम बच्चों का इस्तेमाल कर रही है। कहते हैं कि ये नौनिहाल कुम्हार की वो कच्ची मिट्टी होते हैं जिन्हें जिस ओर चाहो ढाल लो। अखिलेश यादव इसी का फायदा उठा रहे हैं। पीडीए की कक्षा में, पीडीए की पाठशाला में यही करने की कोशिश हो रही है। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश की पीडीए की पाठशाला से या कहीं से भी किसी का बच्चा, वो आपका बच्चा, हमारा बच्चा, या किसी राज्य में अगर इस तरह की शिक्षा दी जाती हो, उसका बच्चा निकल कर जाए दूसरे राज्य में उसके रिश्तेदारों के यहाँ और उनसे पूछा जाए कि बताओ ए फॉर एप्पल क्या होता है, तो वो कहेंगे कि ए फॉर एप्पल तो होता ही नहीं है, ये तो ए फॉर अखिलेश होता है, हमने तो डी फॉर डिंपल पढ़ा है, एम फॉर मुलायम पढ़ा है। ये बात कहां तक जायज है और ये बात कितनी जायज है? और क्या नेताओं की गिरती हुई नैतिकता इस पूरे प्रकरण से आपको समझ आती है? बच्चों को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, इसे हमें आपको सावधान रहना है। और अब चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। यह खबर आई, मैं कुछ पुराने साहित्य को जब यह खबर आई तो पलटने लगा था, तो राजनीति में कुछ वाक्य लिखे हुए मिल गए। लिखा हुआ मिला कि काम किसी और का और नाम किसी और का, यही है राजनीति में असली योग्यता। आगे बढ़ा तो लिखा हुआ मिला कि मेहनत हमारी लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, यही असली नेता का टैलेंट है। इन सब बातों से यही लगा कि कुल मिलाकर बात श्रेय लेने की है, श्रेय लेने की होड़ है, खबरों की होड़ है। हमारे टीवी में कहते हैं कि छपास की बीमारी है इसको, इसका कोई इलाज नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं हेडलाइन पे दिखूं। यही हुआ है मकराना में, राजस्थान के मकराना में यही हुआ। मकराना में नेताओं को क्रेडिट लेने की इतनी होड़ मच गई कि दोनों नेताओं ने अपना स्तर गिरा लिया। जनता देखती रह गई और नेता सड़क उद्घाटन के मौके पर लुढ़कते रह गए। जनता हैरान थी कि ऐसे लोगों को चुनकर हमने अपना प्रतिनिधित्व दिया है, ऐसे लोगों को चुनकर अपने प्रतिनिधित्व का जिम्मा दिया है, लेकिन ना, जनता की परवाह किए बिना नेता लोग लड़ते रहे, आपस में तू मैं करते रहे। हालात इतने बिगड़ गए कि माइक बंद करना पड़ गया। अब सोचिए उस समय क्या हो रहा होगा, क्या हुआ उस वक्त, और ये पूरी कहानी क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। आप बेटों से पुलिस आप बेटों से पुलिस तू किसको बोला है? अरे तू किसको बोला है? लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। जनता नेता के रूप में अपना सेवक चुनती है। प्रधानमंत्री मोदी कई मंचों से खुद को जनता का सेवक या प्रधान सेवक बता चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान के नागौर जिले के मकराना विधानसभा की इस तस्वीर को देख लीजिए, जहां सड़क लोकार्पण समारोह के दौरान कांग्रेस के मौजूदा विधायक जाकिर हुसैन कैसावत और बीजेपी के पूर्व विधायक श्रीराम भिंचर मंच पर ही क्रेडिट लेने के चक्कर में भिड़ गए। आप गुमराह कर रहे हो, आप गुमराह कर रहे हो। अरे तू किसको बोला है? अरे तू किसको बोला है? आप बेटो पुलिस का फोटो कौन है? विधायक की अध्यक्षता होती है। मकराना विधानसभा के विधायक और पूर्व विधायक जब मंच पर भिड़े तो उस समय पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार इन दोनों के बीच में बैठी। समारोह में मकराना विधानसभा के लोग भी मौजूद थे, लेकिन विधायक और पूर्व विधायक ने क्रेडिट की होड़ में न पीडब्ल्यूडी मंत्री का लिहाज किया, न जनता के सामने अपने पद की गरिमा का ध्यान रखा। इन दोनों माननीयों का अगर कहीं फोकस था तो वो सिर्फ और सिर्फ उस सड़क की क्रेडिट लेने का जिसका लोकार्पण होना था।
विधानसभा में जो घोषणा होती है उसमें एमएलए की घोषणा होती है, क्योंकि सदन की घोषणा वो विधानसभा के अंदर एमएलए का अधिकार होता है। हाँ, आज मंत्री जी आए अपनी तरफ से अलग से घोषणा करे, वो पब्लिक की मांग आपकी मांग पे होती है। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ। आप क्या झूठ बोल रहे हो? आप फालतू बहस कर रहे हो। आप देखो, आप राजनीति मत करो इसमें। नहीं, आप बैठो से प्लीज। मकराना के इन दोनों नेताओं के बीच तू मैं से आप समझ सकते हैं कि आज की सियासत में माननीयों का पूरा फोकस सिर्फ क्रेडिट पर है, क्योंकि क्रेडिट के परसेप्शन पर ही तो वोट मिलते हैं, जिससे दोबारा जीत का रास्ता खुलता है। वैसे अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सड़क के लोकार्पण समारोह में पूर्व विधायक का क्या काम। तो आपको बता दें कि पूर्व विधायक श्री राम भिंचर बीजेपी के हैं। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार बीजेपी की ही नेता है, लेकिन मौजूदा विधायक जाकिर हुसैन गहसावत कांग्रेस के हैं। ऐसे में पूर्व विधायक श्री राम भिंचर को विशिष्ट अतिथि के तौर पर मंच पर जगह दी गई, लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब कांग्रेस विधायक अपने भाषण में सड़क निर्माण के क्रेडिट लेने लगे। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ। आप क्या झूठ बोल रहे हो? आप फालतू बहस कर रहे हो। आप देखो, आप राजनीति मत करो इसमें। नहीं, आप बैठो से प्लीज। मकराना में मंच पर माननीयों के बीच तू मैं हुई तो किसी ने माइक बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही दोनों माननीयों को मंच की अहमियत समझ आई, दोनों ने थोड़ी नरमी दिखाई। माइक कांग्रेस विधायक के हाथ में था तो उन्होंने माइक दोबारा चालू कराकर हार जीत वाला उपदेश देने लगे, लेकिन तब तक वहां खड़ी मीडिया और मोबाइल लिए लोग सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर चुके थे। आप देखो, सम्मानी हो, मेरे बड़े भाई हो, आप बुजुर्ग आदमी हो, आप बैठिए। बजट घोषणा होती है, माइक तो चालू करो भाई। कोई नहीं, चलता रहता है। देखो, हर चीज होती रहती है। कहते हैं बंदूक से निकली गोली और जुबान से निकली हुई बात वापस नहीं आती। वैसे ही माननीयों के तू मैं का वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद रोका नहीं जा सका। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया, जिससे एक बार फिर क्रेडिट वाली सियासत देश के सामने एक्सपोज हो गई। लेकिन अब राष्ट्र सर्वोपरि में सवाल ये है कि क्या दोनों माननीय मंच पर खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते थे? सड़क की सिफारिश चाहे किसी ने की हो, लेकिन जब सड़क बन गई तो उसके उद्घाटन समारोह में इस तरह की किचकिच करने की क्या जरूरत? सड़क चाहे कोई भी बनवाए, लेकिन उसे इस्तेमाल तो वहां की जनता करेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि पार्टी का टोकन देखकर लोगों को सड़क पर चलने की इजाजत मिलेगी और तब नेता ही ऐसे लड़ेंगे तो लोगों में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना कैसे आए? तो कहते हैं कि जो सच में बड़ा होता है वो श्रेय नहीं मांगता, क्योंकि समय सबका हिसाब रखता है। इन्हीं विचारों के साथ राष्ट्र सर्वोपरि में मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH